हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है वह टीचर बनने के योग्य है कि नहीं है, उसमें वो स्किल्स, एबिलिटी, उसके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं है, इसको मेज़र करता है। तो टीचिंग जो है वो एक सीख देना या सिखाना वाला प्रोसेस है। टीचिंग इज़ ए पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को एक डायरेक्शन देना, एक दिशा देना, उसको मैनेज करना, ये टीचिंग कहलाता है। डेवी ने बताया कि अकॉर्डिंग टू डेवी, कंसिडर इट एज ए मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर द लर्नर्स विल एक्वायर स्किल्स एंड इंसाइट विद हिज ओन इनिशिएशन। टीचिंग है एक जो वो सोशल प्रोसेस होता है। और मॉरिसन ने बताया कि टीचिंग में जो अधिक अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो कम, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको ज्ञान देते हैं। टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। फिर जैक्सन ने बताया कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर्स होता है दो और उससे अधिक लोगों के बीच में। टीचिंग एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। जब बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जाती है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कैसे डायग्नोज करना है, उसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सब लिखा जाता है। टीचिंग एक फॉर्मल वे में नहीं बल्कि इनफॉर्मल भी हो सकती है। मतलब टीचिंग औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक भी हो सकती है। फिर जे.बी. हॉक और डंकन ने बताया कि टीचिंग की मेनली 3 फेज़ होते हैं। एक करिकुलम प्लानिंग फेज, जिसमें कि हम करिकुलम को प्लान करते हैं कि करिकुलम बच्चों को कैसे दिया जाएगा। सेकंड होता है एन इंस्ट्रक्टिंग फेज, कि बच्चे को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, दिशा निर्देश देने हैं। एंड लास्ट आता है इवेलुएटिंग फेज, कि बच्चे का कैसे इवेलुएशन किया जाएगा, कि बच्चे ने कितना सीखा है, कहाँ कमी रह गई, वो इवेलुएशन फेज हो गया, बच्चे का मूल्यांकन करना। टीचिंग आर्ट के साथ साथ एक प्रकार की साइंस भी है। टीचिंग आर्ट कैसे है? ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। और साइंस कैसे है? साइंस में हम एक सिस्टमेटाइजेशन होता है। किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसको एक क्रम होता है उसका, इसलिए साइंस हो गया। अब हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मॉडल कौन से हैं? टीचिंग में मेनली 2 मॉडल होते हैं, पैडागोजिक मॉडल और एंड्रागोजिकल मॉडल। पैडागोजिकल मॉडल है, ये इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच होती है। जो टीचर है वो मेन सेंटर में होता है, वो जैसा बच्चों को निर्देश देता है बच्चे वैसे ही सीखते हैं। जबकि एंड्रागोजिकल मॉडल में बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो जो सीख रहा है उसकी खुद को वो सेल्फ डायरेक्शन देता है अपने आप को। उसमें टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है। जो इंडिविजुअल जो लर्नर है वो अपने लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 2 प्रकार के मॉडल हो गए, पैडागोजिकल मॉडल और एंड्रागोजिकल मॉडल। पैडागोजिकल मॉडल में टीचर जो है वो मेन हो गया, उसका मेन रोल हो गया, और एंड्रागोजिकल में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गई है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं? टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, स्टूडेंट के एटीट्यूड में चेंज करने के लिए। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, जो लर्नर है उसके बिहेवियर को शेप देनी और उसको कंडक्ट करना। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को ग्रहण करना। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर जो लर्निंग स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करना। टीचर जो है अपनी फैसिलिटेशन दे के और लर्नर को उसके अंदर जो स्किल्स हैं लर्निंग की उसको ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, बिलीफ का फॉर्मेशन करेगा। टू बिकम ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, जैसे बताया गया टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है और कोई भी इंडिविजुअल है, जो हम सोसाइटी में सब रह रहे हैं, तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल होने के लिए उसे टीचर फैसिलिटेट करेगा और उसको सिखाएगा, और एक सोसाइटी के अंदर एफिशिएंट मेंबर बनने के जो गुण होते हैं उसे वो सिखाएगा। टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। सभी लर्नर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी कैसी कैसी आवश्यकताएं हैं
उसके हिसाब से उन्हें एक डायनामिक एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे कि बच्चा जिस प्रकार सीखना चाह रहा है उसको सिखाएंगे, उसे फैसिलिटेट करेंगे। ये टीचर के अंदर गुण होना चाहिए। इट टेंड्स टुवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इसमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है, टीचर जैसे चाहे बच्चों को फैसिलिटेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से वह बच्चों को डायरेक्शन दे या इंस्ट्रक्शन दे। अगर कोई बच्चा उसे नहीं समझ पा रहा तो अलग तरीके के मेथड भी यूज़ कर सकता है। इसलिए इसमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है। इसकी एक ट्राइएडिक नेचर होता है। इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होता है और उसका एनवायरनमेंट होते हैं। डिफरेंट लेवल बताए गए हैं, जैसे टीचिंग के मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो 3 तरह के लेवल बताए हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसके बारे में हर्बर्ट ने बताया कि ये एक लेस थॉटफुल होता है। जैसे ही कोई टीचर बच्चे को कुछ सिखाता है तो वह उसको सेम एज इट इज़ रिकॉल करता है। जैसे रोट लर्निंग होती है तो वैसे ही सीख लेता है उसको। नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज जैसे सिखाए जाते हैं एज इट इज़ उन्हें ऐसा कैसा रख लेता है, रोट मेमोराइजेशन कर लेता है। इसमें टीचर मतलब मेथड यूज करता है, ड्रिल मेथड का, रिव्यू मेथड का या रिवीजन का। तो इसमें जो चिल्ड्रन है या जो बच्चा लर्नर है वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाता कोई भी, जैसा टीचर इंस्ट्रक्शन देता है वैसा ही सीख लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, जो मॉरिसन ने दिया। मॉरिसन ने बताया कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, ग्रास्प करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके बारे में समझ के फिर हम उसे याद रखते हैं। टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी, हमने उसको खुद से समझा और उसे स्टोर कर लिया। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बारे में हंट ने बताया कि ये मोस्ट थॉटफुल होता है। इसके बारे में मतलब लर्नर है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सोल्व प्रॉब्लम। कोई लर्नर होता है तो वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने अंदर इंसाइट को विकसित करता है कि हाँ कैसे इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैं कैसे इसको सोल्व कर सकता हूँ। टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कैसे रेशनल थिंकिंग, तार्किक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इस तरह की सोच विकसित कर होती है बच्चों में। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा खुद से सोचता है और उसमें डिसीजन लेता है। यहाँ पर टीचर की अगर उसे लगता है कि अब हमसे ये आगे इसमें सॉल्व नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम, तो सिर्फ एक उसे हेल्प लेता है, ना कि टीचर के ऊपर ही बेस्ड हो जाता है कि ये टीचर जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे। हेल्प लेके और स्टूडेंट खुद से अपनी पेस के हिसाब से सीखता है। ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो गई और इसमें डिसीजन लेता है। गोल्स ऑफ टीचिंग। तो गोल्स ऑफ टीचिंग में बात करते हैं, इस टीचर का मतलब सिर्फ उसके पढ़ाना या टीचिंग कराने से नहीं होता है, इससे कई गोल्स होते हैं। सबसे पहले तो टीचिंग ही हो गया, उसके बाद कंडीशनिंग कराते हैं। जब बच्चा क्लास में आता है तो उसे कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना सिखाना है, कैसे आगे आगे प्रॉब्लम को सोल्व करते जाएंगे, उसको कंडीशनिंग कराने की कैसे क्लास में एक उस माहौल में वो पढ़ पाए। फिर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के थ्रू बच्चा सीखता है। इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्ट किया जाए जो बच्चा सीख पाए। तो ये टीचर का मेन रोल होता है और इसका गोल होता है। और सबसे जो प्रमुख गोल होता है वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, कि कैसे लर्नर के अंदर बिलीफ का फॉर्मेशन किया जाए, बिलीफ उसमें बनाया जाए। तो ये हो गई गोल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो गया हमारा। अफेक्टिव मतलब इमोशंस के बारे में बात करते हैं और साइकोमोटर मतलब कोई भी क्रिया करना, डूइंग समथिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन जो एक ये होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल में। तो इसमें सबसे पहले हम कोई भी चीज़ हमने है उसको हम रिमेम्बरिंग करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं,
फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर एनालाइजिंग कि क्या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और फिर इवैल्यूएटिंग करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। और लास्ट में क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या होता है कि सब कुछ भी नई चीज़ बनाना, नया क्रिएट करना। तो ये 6 तरीके बताए इन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के बारे में कृतवाल ने बताया था कि इसमें एटीट्यूड वैल्यूज़ आते हैं जो हमारे इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसको वैल्यू देते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसका, और सबसे लास्ट में इंटरनलाइज वैल्यूज़ दे करते हैं। तो अफेक्टिव डोमेन में 5 चीज़ बताई: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनलाइज वैल्यूज़। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साइकोमोटर के बारे में। साइकोमोटर डोमेन के बारे में सिम्पसन ने बताया कि इसमें हम कैसे अपनी मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो यूटिलाइजिंग मोटर स्किल्स के बारे में, इसमें सबसे पहले हम इमिटेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं, उसको प्रिसाइज करते हैं, फिर आर्टिकुलेट करके उसका नेचुरलाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें मेन 5 एस्पेक्ट बताएं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये हमने देखे डोमेन ऑफ टीचिंग। टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ट्राइपोलर प्रोसेस। इस प्रकार का जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें 3 पोल होते हैं, एक पे टीचर, दूसरे पे स्टूडेंट और तीसरे पे करिकुलम। तो ये हो गया ट्राइपोलर प्रोसेस। फिर एक होता है इसमें क्वाड्री प्रोसेस। इसमें 4 पोल होते हैं। तो जैसे कि एक पे हो गया टीचर, एक पे लर्नर और करिकुलम, और फिर जो 4th पोल पे होता है वो फिजिकल क्लाइमेट। कि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो उसमें केवल टीचर, लर्नर और उसके करिकुलम के अलावा फिजिकल जो क्लाइमेट होता है उसका भी मेन रोल होता है। टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, अच्छा करिकुलम है, बट उसके पास एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो टीचिंग भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए फिजिकल क्लाइमेट का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वाड्री प्रोसेस में बताया गया है। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है और किसके लिए होती है? सबसे मेन बात होती है कि माइक्रो टीचिंग टीचर्स के लिए होती है और इसका जो टाइम होता है वो 36 मिनट का होता है। इसमें 6 प्रोसेस होते हैं: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो इसके बारे में जो माइक्रो टीचिंग है उसके फादर कौन है? तो माइक्रो टीचिंग के फादर एलन हैं। और माइक्रो टीचिंग को जब इंडिया में लाया गया तो फादर इन इंडिया उसके BK पासी है। माइक्रो टीचिंग में उसकी प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेटरी स्किल्स के बारे में देखा जाता है कि टीचर कैसे लेसन की प्लानिंग कर रहा है, कैसे प्रोबिंग क्वेश्चन कर रहा है, स्टिमुलस का वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो जब टीचर क्लास में आता है तो अपना जो पढ़ाना है उसको प्लान करके आता है। फिर उसके बाद जब वो टीच करता है तो 6 मिनट टीच करेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट से या लर्नर से फीडबैक लेगा, तो 6 मिनट ये फीडबैक की प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद रीप्लान करेगा। रीप्लानिंग की जो टाइम है वो 12 मिनट का है। फिर उसके बाद रीटीच करेगा जो कि अगेन 6 मिनट का है, और फिर रीफीडबैक होगा जो अगेन 6 मिनट का होगा। इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 36 मिनट की। और फिर नेक्स्ट वो प्लान करेगा टीचर, और फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच एंड रीफीडबैक। ये है माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले लर्नर। हम कोई चीज़ तभी तो सिखाएंगे जब कोई सीखने वाला होगा, तो सबसे पहले ज़रूरी है लर्नर का होना। फिर स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है दैट कोज एक्टिविटी, जिसने हमें कोई भी क्रिया करने के लिए प्रेरित किया हो, वह स्टिमुलस होता है। जैसे हम कोई चीज़ तभी सीखेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी,
तो ये जो इंटरनल कंडीशंस होती है लर्नर की, कि उसे क्या, वो किसी भी चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, इसका परसेप्शन है, उसके मोटिव्स क्या क्या हैं, उसकी नीड्स क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग सीखता है। और लर्निंग के एलिमेंट्स में वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ये भी एक लर्निंग का एलिमेंट हो गया। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से होते हैं? रिसेप्शन करते हैं, सबसे पहले हम अटेंशन देते हैं, हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है, हम सीखने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। फिर एक्सपेक्टेंसी, हम उसे उम्मीद लगाते हैं कि हाँ, इससे हम ये सीख सकते हैं। फिर रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन, जो चीज़ हमें आप मतलब परसीव कर रहे हैं उसमें जो सेलेक्ट एरिया है उसको परसीव करते हैं। सीमेंटिक इनकोडिंग, एक मीनिंगफुल नेचर में उसकी इनकोडिंग करते हैं। रिस्पॉन्डिंग, फिर उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। देन रेनफोर्समेंट आता है, फिर उसके बाद उसको रिट्राइवल कर लेते हैं और सबसे लास्ट में उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। तो हमने जाना कि स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस में हम सबसे पहले परसीविंग करते हैं, फिर डिसाइडिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं और लास्ट में फीडबैक दिया जाता है। तो ये हैं लर्निंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। अब बात करते हैं लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? मॉडिफाई बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है लर्निंग के थ्रू। और लर्निंग इज़ पर्पजिव, लर्निंग जो है उसका एक मेन पर्पज़ होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आज सीखा कल छोड़ दिया फिर 10 दिन बाद फिर से सीख ले, कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिना, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल, ये कंटिन्यूस चलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, प्रगतिशील होता है नेचर में और विकासात्मक भी होता है। लर्निंग इज़ ए ट्रांसफरेबल, लर्निंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकती है, कि हमने कोई भी एक चीज़ सीखी है उसका दूसरी जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे वर्बल, विजुअल, म्यूजिकल। जैसे मतलब हम कोई भी चीज़ वर्बली सीख सकते हैं या विजुअली कुछ दिखाकर, म्यूजिकल एक म्यूजिक में रिदम बनाकर सीखते हैं। फिजिकली किसी चीज़ को करके देखते हैं, लॉजिकली कोई भी तर्क लगा के सीखते हैं, सोशल में होके सीखते हैं, कहीं पर सॉलिटरी हम कोई चीज़ अकेले भी रहकर सीख लेते हैं। द एक्सपीरियंस बेस होती है लर्निंग, इसमें किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन करके भी लर्निंग की जा सकती है। तो ये हो गई लर्निंग स्टाइल्स। अडल्ट लर्नर की क्या, कौन कौन से अडल्ट लर्नर हो सकते हैं? तो मैलकोलम ने 1973 में बताया कि एडल्ट लर्नर की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि मैच्योर होना और प्रीफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, वो खुद को अपने डायरेक्शन देता है और इंडिपेंडेंट रहता है, और एक्सपीरियंस, उससे एक्सपीरियंस होता है जिसके बेस पर वो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करता है और अपनी जो सेल्फ डायरेक्शन देता है खुद को, जिससे कि वो मैच्योर हो जाता है। तो ये उसके एडल्ट लर्नर की विशेषता बताई गई है। गिब्स की रिफ्लेक्टिव साइकिल, ग्राम गिब्स ने 1988 में बताया कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग को एक्सपीरियंस से कैसे सीखा जाता है इसके बारे में। सबसे पहले एक्शन प्लान होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं हम, फिर फीलिंग्स आती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसके बेस पे उसका एनालिसिस करके फिर हम कोई कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो ये गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल होती है, जिसमें मेनली 6 एस्पेक्ट बताए जाते हैं: एक्शन प्लान, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। Davy thought that effective education came primarily through social interaction and that the school setting should be considered a social institution. तो ग्राम गिब्स ने बताया कि अगर हम कोई एक्शन प्लान करते हैं तो उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है, फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं और उसे टुकड़ों में तोड़कर उसका एनालिसिस करके हम एक लास्ट कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही डेवी ने बताया कि एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन को पर फोकस करते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो एक सोशल सेटिंग में होता है और एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, इसलिए जो सोशल सेटिंग है या सोशल सिचुएशन है उसके अंदर उसके बच्चे की इंटरेक्शन करानी, उसे ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक अच्छे तरीके से टीचिंग होगी और स्टूडेंट अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। अब बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है।
ब्लेंड मतलब मिक्स करना किसी भी चीज़ को, एक ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग को मिक्स करना, ये ब्लेंड हो गया। सबसे पहले इसके बारे में यूएसए में बताया गया, ऑनलाइन लर्निंग विद फेस टू फेस लर्निंग। जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग का मिक्सअप होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेज, इसमें सेल्फ बेस्ड और कोलैबोरेटिव जो टेक्निक होती हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन करके सीखना एक ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। अब बात करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मैक्सिम्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम किसी भी चीज़ को पहले जो सिंपल फॉर्म होती है उसमें सीखते हैं, उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। फिर आता है नोन टू अननोन, जिस चीज़ को हम जानते हैं पहले उसके बारे में सीखेंगे और फिर अननोन के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कोई भी फॉर्मूला हमें पता है तो पहले हम उसका प्रयोग करके उसे सीखेंगे, फिर जो जिसे नहीं जानते उसके बारे में उसके थ्रू सीखेंगे। सीन टू अनसीन, हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो उससे कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसको, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसको सीखते हैं, उसके बाद ही हम अनसीन की तरफ जाते हैं, फैंटासाइज करते हैं या उसके बारे में सोच पाते हैं। फिर उसके बाद आता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमें मूर्त रूप में दिखाई दे रही है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं और फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, मतलब लॉजिक लगा के और फिर उसको सीखते हैं। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, किसी भी एक विशेष या मतलब स्पेसिफिक चीज़ से जनरल की तरफ जाते हैं हम, एक मतलब रूल, पहले कोई भी रूल पर जाने के लिए हम पहले उसके एग्जाम्पल को देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू रूल्स की तरफ जाते हैं। फिर आता है होल टू पार्ट, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं पहले एक संपूर्ण के रूप में देखते हैं, फिर उसके पार्ट का धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं। इनडेफिनाइट टू डेफिनेट, जो कोई अनिश्चित चीज़ है उस अनिश्चित चीज़ से हम उसकी निश्चित की ओर जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, हम कोई भी चीज़ को पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, फिर उसके धीरे धीरे उसको लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले किसी भी चीज़ को टुकड़ों में देखते हैं और फिर उन टुकड़ों को मिलाकर उसका संश्लेषण कर दिया जाता है। फिर फॉलो नेचर को फॉलो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हमारे जो सेंसेस मोंटेसरी है, फ्रोबेल है, उनके थ्रू टीचिंग लर्निंग करते हैं हम। इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, डाल्टन ने बताया था कि जो सेल्फ स्टडी है उसको इंक्रेज करना चाहिए, जिससे कि टीचिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, टीचिंग में किस प्रकार की इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कोई किसी भी हम चीज़ को मास में सीख रहे हैं या स्पेस प्रैक्टिस से सीख रहे हैं, इस पर भी फोकस करना चाहिए कि बच्चे को हम कोई चीज़ अगर एक मतलब स्पेस में कोई चीज़ मतलब ब्रेक दे देकर सिखा रहे हैं या एक इकट्ठा एक साथ पूरा चीज़ सिखा रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, कि भाई एक पूरा कंप्लीट सिखा रहे हैं या पार्ट में बांट बांट कर सिखा रहे हैं। रेसिटेशन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसका जो परिणाम आएगा उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए कि क्या परिणाम होगा इसका जो तुम सीख रहे हो उसका। एंड लर्निंग बाय डूइंग, कैसे कोई भी लर्नर है वो कैसे लर्निंग कर मतलब कुछ भी करके सीखना कैसे होगा, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सूटेबिलिटी ऑफ मेथड, की टीचर को पता होना चाहिए कि जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, लर्नर को सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा, कौन कौन से मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को कुछ दिखाकर सिखा रहे हैं, या फिर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, या फिर एक्सकर्जन और ट्रिप्स का बात कर रहे हैं हम। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है कि ऑफलाइन मेथड, पहले चाक एंड टाक मेथड की बात करते थे। तो इसमें एक होता है सेंडर, यानी कोई सोर्स है उससे वो सेंडर हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन देना वो मैसेज हो गया, और रिसीवर, जिसको मैसेज भेजा गया है उसने रिसीव कर लिया वो हो गया रिसीवर। तो इसमें तीन चीज़ें होती है, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। ये है ट्रेडिशनल मेथड। ई लर्निंग, ई लर्निंग एक प्रकार की डिस्टेंस लर्निंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है। ये एक ऑनलाइन मेथड होता है, इसमें एक्सटेंडेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इसे काफ़ी दूर एरिया तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे या अदर किसी काम में हैं तो उसका एरिया बहुत वास्ट होता है, तो एक्सटेंडेबिलिटी होती है। एसेसिबिलिटी होती है कि सब तक आसानी से पहुंच जाती है ये।
एंड सूटेबिलिटी, अपनी सुविधा के अनुसार बच्चा नॉलेज प्राप्त कर सकता है। ईजी टू कंटेंट अपडेट आसानी से किया जा सकता है। वास्ट अनटैप्ड मार्केट फॉर ट्रेनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के लिए कुछ मेथड बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पर पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में एक लीडर होता है जो प्रोग्राम को शुरू करता है और फिर वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सब इनफॉर्मल वे में उस टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है सिमुलेशन। ये 3D टाइप का होता है। इसमें एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कोई भी टीचर है लेक्चर दे रहा है तो वो कहीं और किसी जगह पर है, वहाँ से लेक्चर दे रहा है और 3D टेक्निक के थ्रू उसे दूसरी जगह पर प्रेजेंट किया जाता है जिससे उसकी इंटरेक्शन की जाती है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। इसमें बताया कि चाइल्ड सेल्फ लर्निंग अप्रोच होती है। इसमें बच्चा खुद से लर्निंग करता है, खुद नई नई खोज करके सीखता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। टीचर बच्चे को कोई भी एक प्रोजेक्ट दे देता है कि तुम इसके बारे में खुद से खोज करो और सीखो और अपना रिजल्ट निकालो। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है, अपने जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ से एक्सपीरियंस लेता है और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपना कंक्लूज़न निकालता है और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि इसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि क्रिएटिविटी का मतलब है नई नई खोज करना, कुछ इनोवेशन करना। तो वो कोई जो बच्चा है वो क्रिएटिव थिंकिंग करेगा जिससे उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। फिर सिक्स नंबर पे आता है टीम टीचिंग मेथड। इसमें एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जैसे 2-3 टीचर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं ताकि जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट सेवन्थ नंबर पे आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। कि इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। कोई भी जो बच्चा है, सभी बच्चों की ज़रूरत एक जैसी नहीं हो सकती। उन बच्चों में जो विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको आधार मानकर बच्चे को उसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन देना, ना कि एक ही प्रकार के इंस्ट्रक्शन सभी बच्चे को दिए जाए। तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पर लेक्चर मेथड देते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर एक जगह पर खड़ा होकर या एक टीचर होता है जो कि अपने आप अपने जो विचार होते हैं, अपना जो लेक्चर होता है उसको सभी स्टूडेंट्स को दे देता है। वो ये नहीं जानता, उसमें इंटरेक्शन नहीं होती, ये जानने की कोशिश नहीं करता कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। फिर आता है डिस्कशन मेथड। 9th नंबर पे बात करते हैं डिस्कशन मेथड। इसमें टीचर बच्चों से डिस्कस कर करके पढ़ाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ाया, तुम्हें कितना समझ आया। जो बच्चा जो उसमें कमी बताता है या हमें ये इतना समझ आया, फिर उसके थ्रू टीचर डिस्कस करके बच्चों को समझाता है। फिर 10th नंबर पे आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शन होती है, ये एक रेमेडियल इंस्ट्रक्शन होती है। बच्चे ने जितना सीखा है उसे कहाँ समस्या आ रही है इसको डायग्नोस करके उसके लिए रेमेडी तैयार करते हैं और उसे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो आज हमने जाना यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आगे कम्युनिकेशन की और हायर एजुकेशन की भी ऐसे एक वीडियो बना देंगे जो आपके लिए पेपर फर्स्ट में हेल्पफुल होगी। ऐसे ही टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।